आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। सेट प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने CDPO का 1998 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पूरा करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और उसके आगे मैं 2005 में जो CDPO का एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का PT जो एग्जामिनेशन 2005 में हुआ था, उसमें मैंने 24 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है। और आज मैं इसमें 24 के आगे, यानी कि 2005 में जो CDPO का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 24 के आगे का सेट प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ, यानी क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी भी दूंगी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं उससे आपको पता चल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 25 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है CDPO के एग्जामिनेशन जो 2005 में हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो 25 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को एक उपनाम दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, और इन्हें मैग्सेसे का अवार्ड जो दिया गया था, मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ। तो इसका देखिए 25 का A हो जाएगा, यानी कि 1965 में इन्हें जयप्रकाश नारायण को अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किए थे। और ये मैंने अभी आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण को जो उपनाम दिया गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और इन्हीं के नाम पे पटना का हवाई अड्डा का नाम भी रखा गया है। अब चलिए 26 क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि कैगा क्या है। तो देखिए, कैगा क्या है, इसमें देखिए क्या ये मैंगलोर में निकट एक न्यूक्लियर विद्युत यंत्र है, या तमिलनाडु में एक औद्योगिक केंद्र है, या महाराष्ट्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जाना जाता है, या कोनक तट के लिए मनोहरी दृश्य के लिए जाना जाता है। तो देखिए, ये जो कैगा है ये मैंगलोर के निकट यह एक न्यूक्लियर विद्युत यंत्र है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कैग नहीं है बल्कि कैगा है। इसमें देखिए कैगा है। कैगा क्या है, तो कैगा मैंगलोर के निकट एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो इसका आंसर A हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसमें उत्पादन सावधानिक वृद्धि हुई थी। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हरित क्रांति एक में हरित क्रांति पहले एक आया था, उसके बाद दूसरा लाया गया था। पहले वाले जो विफल हो गए थे, इसी के लिए दूसरा हरित क्रांति को लाया गया था। और देखिए, हरित क्रांति के बारे में मैं बता देती हूँ आपको, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके कारण गेहूँ का उत्पादन सावधानिक रहा था। तो देखिए, आपको ऑप्शन में गन्ना, मक्का, धान है, तो इसमें गेहूं का उत्पादन बहुत ही मात्रा में रहा था, सावधानिक रहा था। और भारत में हरित क्रांति के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कृषि ये जो हरित क्रांति के जनक है किसे माना जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। आप इसको नोट में कहीं भी कॉपी में लिख लीजिएगा कि हरित क्रांति के जो जनक है उनका नाम MS स्वामीनाथन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को ही ये ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय जाता है। और जो ग्रीन यानी कि हरित क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादक में रहा था वो गेहूं रहा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 28 में पूछा जा रहा है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत घटते क्रम के रखे गए राज्यों का सही क्रम। देखिए, सिंचित भूमि बोल रहा है, सिंचाई यानी सिंचित भूमि में शुद्ध बोई गई भूमि, तो इसको घटते क्रम में बताया जा रहा है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सबको घटते क्रम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का, मैं आपको बता देती हूँ, इसका B हो जाएगा। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और आंध्र प्रदेश रहेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए 29 में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यह मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ जो सीमेंट उद्योग विकसित है किस लिए मुख्य रूप से उपलब्ध है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसका 29 का आंसर हो जाएगा A, यानी चूना पत्थर के लिए है। सस्ती जल विद्युत के लिए नहीं है, सस्ता श्रम के लिए नहीं है, और सस्ता परिवहन के लिए नहीं है, बल्कि चूना पत्थर के लिए। और सस्ता श्रम किसके लिए, तो बिहार में सस्ता श्रम मिलता है। तो जब भी सस्ता श्रम का कोई राज्य वगैरह आ जाए आपको क्वेश्चन में, तो बिहार रहेगा, तो आप बिहार पे टिक करिएगा। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है
तो देखिए बिहार राज्य में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। कभी कभी इससे ऊपर भी हो जाती है। इस बार के मानसून में थोड़ा सा ऊपर भाग गया, लेकिन इस 100 के सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में ही बिहार राज्य की ये औसत वार्षिक वर्षा होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 31 में कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। ये 2 क्वेश्चन आपका बिहार का था, 30 और 31 बिहार स्पेशल से। इसमें देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामिनेशन बीपीएससी एग्जामिनेशन में या बिहार के स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित देशांतरों रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 31 का बी यानी 86। अभी किस तरीके से है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड में उत्तरी अक्षांश से है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड में पूर्वी देशांतर और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड में पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। और मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर से पश्चिम की ओर से, यानी कि बिहार के उत्तर से पश्चिम यानी उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर से इसकी जो टोटल लंबाई है ये हो जाएगा, टोटल लंबाई 345 किलोमीटर है। और उसके बाद चौड़ा जो है इस पूरब से लेकर पश्चिम की ओर से जो चौड़ा है वो 483 किलोमीटर में है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका जो चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई पूरब से पश्चिम में 480 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर में है। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के वंश यानी डायनेस्टी का नाम क्या है। तो देखिए अजातशत्रु का जो डायनेस्टी का नाम है 32 आंसर का हो जाएगा बी हर्यक। अब इस किस तरीके से तो मैं आपको बता देती हूँ। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, जो 445 ईस्वी में पूर्व से मगध की गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार का ही जो पुत्र था अजातशत्रु, जो 493 ईस्वी में अपने पिता को हत्या कर गद्दी पर बैठा था। यानी कि जो अजातशत्रु था हर्यक वंश का था और बिंबिसार का बेटा था और अपने पिता की हत्या कर ये गद्दी पर बैठा था। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे शिक्षक जिनमें सूत बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण ज्ञान के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। यानी कि वो कौन से शिक्षक थे जो बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति को प्रयास किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ 33 का आंसर सी हो जाएगा, आनंद और अश्वघोष होगा। और देखिए यहाँ जो अलार कलाम लिखा हुआ है ये गौतम बुद्ध के गुरु थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 34 में पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हुए थे वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। कैसे तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मौर्य वंश के जो शासक बृहद्रथ थे उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने जो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए वो बृहद्रथ के सेनापति हुआ करते थे और इसी को मारकर, यानी कि इन्हीं को मारकर वो अपने शुंग वंश की स्थापना किए थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 35 में कि वह स्थान जहां महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो बताइए इसमें से आंसर आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा 35 का कि वो कौन सा स्थान है जहां महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें कैवल्य बोला गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ जिसमें जो 35 है, जैसे कि 12 वर्ष को कठिन तपस्या के बाद महावीर ने जीवक के त्रिजपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इन्हें कैवल्य बोला गया था। अब देखिए 36 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि अंग जनपद की राजधानी क्या थी। तो अगर आप 16 महाजनपद के पढ़े होंगे, जो 16 महाजनपद का जिसका वर्णन बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, 6ठी शताब्दी में हुआ था इसका उदय। तो देखिए ये जो अंग का महाजनपद की जो राजधानी थी 36 का ए यानी चंपा। अंग की राजधानी कौन थी तो चंपा थी। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। तो देखिए 37 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि बेनियोला जलधारा करंट है। देखिए बेनियोला जो जलधारा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी तट के प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा को बेनियोला जलधारा कहा जाता है।
अब आगे देखिए 39 में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रोटी प्रजाति यानी रेस का है। तो देखिए 39 का आंसर सी हो जाएगा, यानी सेमांग हो जाएगा, सेमांग। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में 2005 में जो CDP के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। विश्व का पूछा जा रहा है, भारत का नहीं बल्कि विश्व का पूछा जा रहा है। तो विश्व में जो आधे से अधिक कहवा कौन उत्पादन करता है, तो 40 का आंसर ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील है जो विश्व के आधे से ज़्यादा, यानी जितने भी कहवा उत्पादन होते हैं उसमें से आधा भाग से ब्राज़ील ही उत्पादित करता है। अब आगे देखिए 41 में पूछा जा रहा है जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन से उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए इसमें जो 41 का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर का, उसका हो जाएगा बी, यानी कि खनिज संसाधन की बहुलता नहीं है। और जो साइड से आपको कुछ भी आवाज़ आ रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, बारिश हो रही है तो वही बारिश की आवाज़ है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ तो बारिश की आवाज़ का भी मज़ा लेकर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको किसी तरीके से भी आवाज़ आ रहा है, आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने और इसको सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा, और जो बाहर की थोड़ा बहुत जो आवाज़ आ रहा है झमझम बारिश का, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब देखिए 42 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था। तो देखिए अलाउद्दीन जब खिलजी आक्रमण कर रहा था उस समय चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। इससे साफ पता चल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में आक्रमण कर रहा था। उस समय उसके राजा कौन थे। तो देखिए 42 का आंसर बी हो जाएगा, यानी राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह के टाइम पे ही अलाउद्दीन खिलजी ने ये चित्तौड़ पर हमला किया था, यानी कि आक्रमण किया था। अब देखिए से पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासक के मुख्य काजी था, यानी कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी किसे कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश को, सैन्याधिकारी को, विदेशी विभाग प्रमुख के, लोक आचरण के पदाधिकारी को। तो देखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका ए हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो देखिए भारत में मुगल वंश के संस्थापक आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और इसे कलंदर की उपाधि दी गई, इसे कलंदर भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। और ये भारत में मुगल वंश के जो सबसे पहले स्थापना किए थे वो बाबर ही किए थे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आ गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई है। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई 45 का जो आंसर हो जाएगा डी, 1875 में हुई। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स बता देती हूँ, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए वैदिक धर्म के पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का उद्देश्य स्वामी बिरजानंद के प्रेरणा से उनके शिष्य यानी कि जिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 ईस्वी में बम्बई में इसका स्थापना किया था। तो ध्यान देखिए जो आर्य समाज के जो स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती, उनके जो गुरु का नाम था बिरजानंद था, और ये जो स्थापना हुआ था तो कहाँ, तो बम्बई में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी ये दो महिलाएं थी, जिनका नाम था मैडम एचसी और बला बेट्सकी थी। ये दोनों जो थे ये इथोपियन सोसाइटी की ये स्थापना की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इनके बारे में बता देती हूँ कि दयानंद सरस्वती थे जो आर्य समाज की स्थापना किए थे बम्बई में, इन्होंने ही इन दोनों महिलाओं को बुलाया था। और इन दोनों महिला ने जब यहाँ पे सत्य की खोज की, खोज की करने के बाद इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और सत्य इन्हीं में निहित है। यानी सत्य की खोज के लिए दयानंद सरस्वती ने इन दोनों महिलाओं को बुलाए थे, और जब ये सत्य की खोज कर ली तो सत्य की खोज में सिर्फ एक ही बात बोला इन्होंने लास्ट में कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और सत्य उन्हीं में निहित है। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में वर्तमान 2005 में मुख्य न्यायाधीश चीफ सेक्रेटरी कौन है। तो 2005 के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि बिहार में चीफ सेक्रेटरी कौन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट 48 क्वेश्चन 48 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2000 में राज्य के विधानसभा के चुनाव के लिए एलजेपी के क्या स्थिति थी। तो देखिए एलजेपी 2004 में जब ये बिहार में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो उस समय देखिए 48 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी चतुर्थ क्रम में था। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा उपन्यास में भाग था जिसमें लाखों भारतीयों ने देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास में कौन सा ऐसा भाग था जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो मैं इसका आंसर आपको 49 का बताती हूँ, सी आनंद मठ से ही ये जो लिया गया है, वंदे मातरम का जो वर्णन है आनंद मठ से ही लिया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए
चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन सम्मान और राष्ट्र प्रेम और आत्मा बलिदान की प्रेरणा देने से यह गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था और जो इसकी रचना हुई थी, रचना मैं आपको बता देती हूँ, ये 1874 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1874 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए 50 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की थी। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक INA बनाया था, तो किसकी सहायता से? तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। एक कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा से बनाया गया था। ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा से बनाया गया था। और ये जो INA है इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, जो 1943 में बना था। कहाँ? तो सिंगापुर में, आप उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 51 में 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए बंगाल जब विभाजन हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय थे वो थे डी का, यानी लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। यानी 1905 में जो बंगाल विभाजन जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों आके बट गए थे, तो इसमें लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे भारत का वायसराय। अब आगे देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी में इनमें से कौन सी घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि दक्षिण अफ्रीका जो महात्मा गांधी गए थे, इस बात को आप हमेशा मेंशन कर लीजिए अपने माइंड में या फिर कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में तो पूरे 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे। और एक नाम था जिनका नाम था सेठ अब्दुल्ला जो थे वो अब्दुल्ला, यानी सेठ अब्दुल्ला थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को ये दक्षिण अफ्रीका भारत से बुलाया था और 1915 के बाद ये भारत आ गए थे। अब उसके बाद ये कभी भी भारत से बाहर नहीं गए। और ये जो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहे थे। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई की थे, एक वकील थे और उन्हें जो बुलाए थे सेठ अब्दुल्ला के ही बुलाए थे। और ये जो महात्मा गांधी जो गए थे वहाँ डरबन में गए थे, तो ध्यान रखिएगा डरबन में गए थे। तो देखिए जो 52 का जो आंसर के अकॉर्डिंग है, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद चंपारण 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो चलिए आज 53 देख लीजिए। 53 में पूछा जा रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन में एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इनमें से ऐसा कौन सा संगठन था जिसके जरिए इनका गठन किया गया था? तो देखिए इसमें जो हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। 53 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कांग्रेस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के असंतुष्टि के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923, तो देखिए मार्च में लगा दीजिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इस वर्ष इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया था 1923 में इलाहाबाद में किया गया था और इसी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार की शोक नदी यानी सरो ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? तो आप सब लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि कोसी नदी नेपाल से निकलती है। इसे सतकोसी के नाम से जाना जाता है और ये कोसी नदी ही बाढ़ के कारण बनती है। अभी जो बिहार में बाढ़ आया हुआ है उसमें ये कोसी नदी का योगदान बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मार्ग बदलने में बहुत माहिर होती है, इसलिए इसे बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में तेल शोधक क्षमता कितनी है? तो देखिए बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है 55 का जो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका ए हो जाएगा, यानी 33 टन की जो क्षमता है इसमें ये बरौनी तेल शोधक कारखाने को में रखा गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया ये 25 से लेकर 55 क्वेश्चन तक, और उसके साथ साथ मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए आप लोग उसको नोट डाउन जरूर अपने कॉपी में कर लीजिएगा, आपको हमेशा उससे फ़ायदा ही होगा। तो चलिए अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे यानी 56 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसका नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। CDPO के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2005 में हुआ था उसके लिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, मेरे बताना आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए, आराम से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए ये सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। कल फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 56 क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।